मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्या आपको पता है कि उसके जो रिटर्न्स हैं क्यों निकल कर नहीं आ पा रहे हैं? अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो देखिए उनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं और ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनका एलोकेशन ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आज इसी चीज़ को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसके जो 5 सबसे ज़्यादा एलोकेशन वाले जो स्टॉक्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ में इसका जो वीकली डेटा जो आपके सामने है, मैं वो प्रेज़ेंट करूँगा, जिससे कि आपको अपडेट के बारे में पता लग जाए। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखी है जिसके अंदर ये बताया गया है, ऐसे थंबनेल लगाए गए हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का क्या खेल खत्म? क्या ये फंड खत्म हो चुका है? क्या ये फंड बंद होने वाला है? ऐसी बहुत सारी अफ़वाह मार्केट के अंदर चल रही है, फर्जी तरीके के थंबनेल बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको ऑथेंटिक और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, जो कि एक्चुअल में आपके काम की होने वाली है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने इस समय चालू हो चुकी है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको और कहीं लेके नहीं जाऊँगा, मैं आपको सीधा लेके चलूँगा इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पर। उससे पहले मैं इसका एनएवी आपको बता देता हूँ, ₹108.34 पर अभी के समय में चल रहा है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले 15 दिन के अंदर और 1 हफ्ते के अंदर क्या कंडीशन रही है, क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। अगर आप 15 दिन का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 5.5% वो पॉजिटिव चल रहा है, और 1 हफ्ते का देखेंगे तो 1 हफ्ते का आपको थोड़ा-सा नेगेटिव दिखेगा, आधा प्रतिशत। लेकिन ठीक है, ओवरऑल 15 दिन के अंदर तो करीबन 5.5% का इसने रिटर्न निकाल ही दिया है। अच्छी बात ये है। अब आप देखिए इसका रिटर्न वाला पोर्शन, वहाँ देखिए 1 साल के अंदर अभी भी ये 8% नेगेटिव है और बेंचमार्क 4.25% पॉजिटिव है। उसके अलावा 6 महीने में 5.5% ये नेगेटिव है, बेंचमार्क पौने 2% पॉजिटिव है। लेकिन 3 महीने में कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई है, 10.5% पॉजिटिव है और बेंचमार्क करीबन 11% पॉजिटिव है। लगभग बराबर चल रहे हैं, और 1 महीने में इसने बेंचमार्क को बीट कर दिया है। 1.25% का पॉजिटिव है बेंचमार्क, 1% से कम का रिटर्न दे रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इसके पोर्टफोलियो की और इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसकी। ये कहानी है क्या? कहाँ पर ऐसी कहानी क्या है कि जिसकी वजह से ये फंड रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहा है? क्योंकि एएमसी तो पूरी कोशिश कर रही है। ये देखिए, पहला और विजिबल कारण है 6.63% ये कैश होल्ड करके बैठे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है रिटर्न्स थोड़े से कम आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर लगता तो ये रिटर्न्स निकाल कर देता। अभी इन्होंने कैश बचाया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर 26 स्टॉक्स हैं, जो कि इस फंड की क्या, मोतीलाल ओसवाल वालों की, आप इसको एक तरीके से इनकी नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, लेकिन इनका पॉजिटिव साइड भी कह सकते हैं कि भाई ये कम स्टॉक्स लेके चलते हैं, लेकिन काम के स्टॉक्स लेके चलते हैं। भाई इन्होंने कम स्टॉक्स लिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये तो मानेंगे ना कि भाई एएमसी कम स्टॉक लेके चल रही है, मतलब उनकी जो रिफाइनिंग इतनी अच्छी है, स्टॉक्स इतने अच्छे हैं उनके, जो कि बहुत अच्छा चलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इनके जो 26 स्टॉक्स हैं, उनमें से 5 स्टॉक्स हम देखते हैं कौन से हैं, जिनमें एलोकेशन सबसे ज़्यादा है। आप देखिए मिड कैप 80% और 20% के आसपास लार्ज कैप है इसमें। स्मॉल कैप की कोई हिस्सेदारी नहीं है अभी। और अगर मैं इनका सबसे बड़ा सेक्टर देखूँ, फाइनेंशियल सेक्टर 31% है, टेक्नोलॉजी 20.74 है, और इंडस्ट्रियल 17, और कंज्यूमर सेक्टर है 14.85%। अब आप इनके जो टॉप होल्डिंग है वो देखिए। मैं यहाँ पर इनकी जो असेंडिंग डिसेंडिंग है वो कर देता हूँ। तो इनका सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो है 197 कम्युनिकेशन, मतलब पेटीएम की बात हो रही है। 7.30% की हिस्सेदारी है इस स्टॉक के अंदर। और अगर हम इसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर एक नज़र डालें तो देखते हैं, सबसे पहली बात, पेटीएम की हालत, अगर मैं कुछ साल पहले जाऊं तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी के समय में इसकी हालत सबसे ज़्यादा बेकार है। आप देखिए जो क्वालिटी स्कोर है, सारी चीज़ें, इसको बुरा हाल हुआ पड़ा है। इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्जे भी दुनिया भर के हो रखे हैं इनके ऊपर। अब इनका बैंक जो था वो बंद हो गया था, इन्होंने फिर अप्रूवल ले ली थी, लेकिन फाइनली वो बंद ही हो गया इनका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनका ना 3 साल का अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो देखिए, ये जो है 369 पर चल रहा था, और अब ये 1161 पे आ गया है, और अब ये अभी भी इसकी कंडीशन ऐसी चल रही है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है।
कुल मिलाकर ये है कि भैया भले ही रिटर्न निकाल कर दे रहा है, लेकिन पेटीएम की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं, क्वालिटी स्टॉक नहीं है ये, भले ही शायद इनको ये अच्छा लग रहा हो। पहली बात, तो ऐसे स्टॉक्स रखेंगे तो देखिए प्रॉब्लम तो आ सकती है। इसके अलावा अब इनका जो अगला स्टॉक है उसे आप देखिए, वो है भैया कोफॉर्ग लिमिटेड। 4 स्टार की रेटिंग है, काफ़ी अच्छा इसका जो स्टॉक है, काफ़ी अच्छी रेटिंग वगैरह दे रखी है, सब कुछ अच्छा दिख रखा है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ के ऊपर एक नज़र डालते हैं, हम इसका 3 साल का ग्राफ देखते हैं तो पता लगेगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। यहाँ पर देखिए आप, जनवरी मार्च 2026 के अंदर ये करीबन 1100 रुपये के या 1090 के आसपास था, उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये देखा जाए इनका जो स्टॉक है ये काफ़ी ठीक ठाक है। उसके अलावा इनका जो अगर तीसरी स्टॉक की मैं बात करूँ, भैया इनको कल्याण ज्वेलर से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको ये कभी अपने पोर्टफोलियो से बाहर करते ही नहीं है। इन्होंने जब कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर रेड पड़ने की खबर आई, उसके बाद भी इन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं किया। ये देख लीजिए आप। अब आप देखें अगर, देखिए कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड 3 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। स्कोर, वैल्यूएशन, ग्रोथ वगैरह की रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई पिछले 1 साल में 31.72% का नेगेटिव रिटर्न ये दे चुका है पिछले 1 साल में। कंडीशन इसकी खराब है। ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और 3 साल में देखें तो देखिए 3 साल के अंदर इसका जो ग्राफ है, अब जनवरी 2025 के बाद देखो तो लगातार ये जो है नीचे आता जा रहा है। जनवरी 2025 के आसपास आप देखो ये करीबन पौने 800 रुपये पे था, 775 पे, और अभी चल रहा है 354 पे। तो भैया लगातार ही गिरता जा रहा है। अगर ऐसे स्टॉक्स रखेंगे और इससे बात नुकसान तो होगा ही होगा। इसके अलावा अब देखते हैं भैया इनका अगला स्टॉक जो है वो कौन सा है, कि के आई के ई आई, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। के ई आई इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसकी रेटिंग वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर इसका ग्राफ देखें आप तो भाई ग्राफ इसका लगातार चढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 1 साल में 39.57% का इसने रिटर्न निकाल कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा एक और देख लेते हैं इसका इटरनल, इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये जोमेटो हो गया। जोमेटो की अगर बात करें तो देखिए ये जो है भैया मार्केट कैप है इसकी तो बहुत अच्छी है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, लेकिन 2 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। लेकिन और इसकी जो कहानी है, मैंने इसका अलग से रिव्यू भी किया था, तो इसकी जो कंडीशन है ना, कुछ इंटरनल फंडामेंटल्स ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। पिछले 1 साल में 4.25% गिरावट में भी है, जबकि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। 3 साल में देखेंगे तो 3 साल का डेटा देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तकरीबन ये जनवरी, अगर हम जनवरी की बात करें 2025 में 250 रुपये के आसपास चल रहा था, और अब ये अभी भी ये 258 रुपये पर चल रहा है। जनवरी 2025 में भी 250 का था और अभी भी ये 258 के आसपास ही चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा ये और देख लेते हैं परसिस्टेंट सिस्टम, इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं भैया इसकी क्या कहानी है। इसको देखोगे तो ये देखिए 1 साल का ग्राफ इसका भी देखते हैं, तो 1 साल के अंदर ये 20% माइनस में है, माइनस में चल रहा है। और अगर बात करूँ वैसे रेटिंग में आया तो इसकी क्वालिटी स्कोर तो 10/10 दिखा रहा है, लेकिन अगर देखें वैसे तो ग्रोथ इसकी सही दिख रही है। आप देखिए ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में ये नेगेटिव में चल रहा है। कुल मिलाकर ये है। तो देखिए इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, जो मैंने 5-6 स्टॉक देखे हैं, इसमें से 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। भले वो नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन उनके जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इस फंड की लुटिया डुबाई रखी है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो भैया अगर ऐसे स्टॉक्स लेकर बैठेंगे, वो भी इतनी ज़्यादा एलोकेशन के साथ में, तो प्रॉब्लम इनको आने वाली है। और दूसरी बात कहानी और भी है कि हो सकता है इन्होंने जो ये स्टॉक्स हैं ये थोड़े महंगे ले रखे हो। अब जब इन्होंने क्वांटिटी महंगी ले रखी है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसको सस्ते में तो निकाल नहीं सकते। अगर निकालेगा तो नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से इनको होल्ड करके चलना पड़ रहा है, ये भी एक रीज़न है। हो सकता है जो फंड मैनेजर है वो इंतजार कर रहे हो कि एक रीजनेबल प्राइस आए, उसके बाद हम इन स्टॉक्स को उठाकर बाहर का रास्ता दिखाएं। देखिए जिस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, हमने एक रीजनेबल प्राइस पे लिया था, और अगर उससे नीचे चल रहा है कोई स्टॉक तो हम लोग कभी उसे नहीं निकालते।
ऐसा ही फंड मैनेजर के साथ है। अगर फंड मैनेजर जितनी वैल्यू से लिया है उससे लोअर वैल्यू पे बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको नुकसान है। उसको नुकसान मतलब हम लोग जो है हम लोगों को नुकसान है। इसलिए फंड मैनेजर को सारी चीजें देखकर चलनी पड़ती है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में, हो सकता है कि जैसे जैसे मार्केट चले ये इन स्टॉक्स को निकालकर कुछ स्टॉक्स को ऐड करें। तो वो तो भैया आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसे होगा। बाकी जो भी वीकली अपडेट था कुल मिलाकर ये है, ठीक ठाक चल रहा है अभी तो। 3 महीने में तो परफॉर्मेंस सुधरी है काफी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जाते जाते मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, क्रिएशन कराना चाहें, रिव्यू, रीबैलेंस, स्टॉक का पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, ETF का हो, जरूर बनवा सकते हैं मात्र 999 रुपये में। सारी डिटेल्स आपके सामने है डिस्प्ले पर। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा, और भैया जी किसी एक्सपर्ट से अगर आपने कभी रिव्यू नहीं कराया तो ईयरली बेसिस पे या 1-1.5 साल के अंदर रिव्यू करवाएं या जरूर करें, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग अच्छी मिलती रहे। अपने पोर्टफोलियो का आपको अभी के समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स निकालने के लिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।